नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है साथियों। चलो अपन शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। और इतिहास के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश पढ़ रहे थे और उस राजवंश का नाम था गुर्जर प्रतिहार। तो अब गुर्जर प्रतिहार के अंदर हम महत्वपूर्ण शासकों को पढ़ चुके हैं मित्रों, लेकिन कुछ और तथ्य भी बचे हैं, एक आध शासक और हैं, उसको अपन अब पढ़ते हैं। और कल अपन बात कर रहे थे एक बड़े ही महत्वपूर्ण शासक के बारे में, और जिस शासक को हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हमने उसको बीच में छोड़ दिया था, वो कौन था? महिपाल। महिपाल के बारे में, महिपाल से पहले हमने पढ़ा था महेंद्रपाल को, और महेंद्रपाल के बारे में हमने एक बात की थी कि उसके समय एक विद्वान है जिसका नाम है राजशेखर, तो वो उसका दरबारी भी था और इसका दरबारी भी था। और जब इसके कालक्रम की बात की जाएगी तो वो तो हमने पढ़ ही लिया है। वह कौन सा कालक्रम है इसका कालक्रम हो जाएगा 914 से लेकर के 943 तक। तो ये 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक इसका पूरा काल। और इसके समय की जो बात हमें याद करनी है, मैंने आपको बताया कि अपने सौतेले भाई भोज को गद्दी से हटाकर, भोज को पदच्युत करके राजा बना, करके क्या बना भाई? राजा बना। और एक इसकी बात मैंने आपको बताई थी कि इसके समय एक दरबारी कवि, वही है इसका दरबारी जो उसका भी है, किसका? महेंद्रपाल का। तो दरबारी जो आदमी है, दरबारी विद्वान, और उस विद्वान का नाम क्या है वो हम भली भांति जानते हैं साथियों, क्योंकि पीछे हमने पढ़ रखा है। और इस विद्वान का नाम क्या है? राजशेखर। नाम क्या है? राजशेखर। इस राजशेखर के बारे में यहाँ पर जो तथ्य है हमें पढ़ने पड़ेंगे। और वो क्या है कि राजशेखर ने यहाँ पर कुछ पदवियां और उपाधियां दी थी, और किसको? इसको भी दी थी। और वह कौन कौन से अपन देखते हैं। राजशेखर दरबारी कवि किसका? महिपाल का है। तो राजशेखर महिपाल को कौन कौन सी उपाधियां देता है? मैंने 3 उपाधियों की चर्चा आपके सामने की थी, और वह कौन कौन सी थी? एक जो अपनी उपाधि है वो है महाराजाधिराज, और एक जो उपाधि है वो कौन सी है? रघुकुल मुकुट। और एक अपने पास कौन सी है? रघुकुल मुक्तामणि। ये 3 उपाधियों की हमने चर्चा कर ली थी। राजशेखर ही इन्हें देता है, और राजशेखर की रचनाएं हमने पिछले अध्याय में पढ़ ली थी। और अब अपन बात करते हैं इसी से संबंधित और महत्वपूर्ण बात, और वो क्या है? ध्यान से सुनने वाली है। महिपाल के समय क्या होता है? 915 ईस्वी की बात होती है। 915 ईस्वी की एक अरबी यात्री होता है, अरबी यात्री। और इस अरबी यात्री का नाम क्या है वह ध्यान देना है। इस अरबी यात्री का नाम क्या है? यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा है कि वह व्यक्ति है जो मौसम विज्ञानी के रूप से जाना जाता है। और भारतीय हवाओं को इसने क्या कहा था? मानसून कहा था। और उस व्यक्ति का नाम क्या रहेगा? हम अच्छी तरह से जानते हैं, अल-मसूदी। क्या नाम रहेगा? अल-मसूदी। तो अरबी यात्री कौन आता है? अल-मसूदी। ध्यान देना, अरबी यात्री अल-मसूदी। और इसके समय क्या करता है? भारत आया। और एक चीज ध्यान रख लेना, यही जो अल-मसूदी है ये क्या काम करता है? ये जो मिहिर भोज है, देखो इसके संदर्भ की बात पहले तो मैं यही बता देता हूँ, मिहिर भोज ने करके अपन जिस शासक को पढ़ रहे हैं वो कौन है? महिपाल। तो महिपाल को ये क्या कहता है? बौर। महिपाल को नाम देता है, ये क्या देता है? बौर। ध्यान देना, महिपाल को इसने कहा, बौर कहा, ये महिपाल का इसने नाम दिया। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ चुके हैं, जैसे चीनी यात्री ह्वेनसांग आया
तो उसने भीनमाल को क्या कहा, टीको मोलो, ठीक है, पिलो मोलो, क्या कहा, पिलो मोलो। और फिर हमने बात की थी, एक कौन सी बात की थी, उसके बाद कक्कुक की भी बात की थी, उससे पहले हमने नर भट्ट की भी बात की थी, जिसे क्या कहा, पहलो पहली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। महिपाल बौर, ये किसने कहा भाई, अरबी यात्री आया जिसका नाम था अल-मसूदी। और यहाँ महत्वपूर्ण बात भूगोल की दृष्टि से भी है ना, इतिहास के साथ भूगोल वो भी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि भारतीय हवाओं को सर्वप्रथम मानसून किसने कहा, तो वो व्यक्ति यही था, भारतीय हवाओं को सर्वप्रथम मानसून किसने कहा, तो वो व्यक्ति कौन है, सर्वप्रथम मानसून। और ये किसने कहा, ये कहा अल-मसूदी ने, ठीक है। भारतीय हवाओं को सर्वप्रथम मानसून कहा किसने, अल-मसूदी ने। अगर प्रश्न आता है कि मानसून की खोज किसने की, मैं बता देता हूं, मानसून की खोज हिप्पालस ने की थी भाई। मानसून की खोज किसने की, हिप्पालस ने, किसने की, हिप्पालस ने। और इसी के समय महिपाल के समय क्या होता है कि एक राष्ट्रकूट शासक है इंद्र थर्ड, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, हालांकि वो अब त्रिपक्षीय संघर्ष नहीं है। राष्ट्रकूट शासक है इंद्र थर्ड द्वारा कन्नौज पर अधिकार तो कर लिया जाता है, द्वारा क्या किया जाता है, कन्नौज पर अधिकार। और अधिकार करने के बाद क्या होता है, यह व्यक्ति महिपाल वापिस एक व्यक्ति का सहयोग लेता है, और वो कौन सा है, चंदेल शासक है ना, चंदेल शासक हर्ष के सहयोग से पुनः अधिकार, हर्ष के सहयोग से क्या कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया, सहयोग से पुनः अधिकार। मैंने आपको यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दी है इन शब्दों में। और ये महिपाल क्या हो गया, महिपाल की सारी कहानी पूरी हो गई। दोबारा देख लो, महिपाल 914 से 943 सौतेले भाई भोज को गद्दी से क्या, और ये भोज ध्यान रख लेना सेकंड है, ठीक है। अगर ये भी पूछा जाए महिपाल कौन सा है, तो ये महिपाल फर्स्ट ही है, ठीक है, महिपाल फर्स्ट है, ठीक है। तो सौतेले भाई भोज सेकंड को पदच्युत मतलब गद्दी से हटा करके खुद राजा बना। दरबारी विद्वान राजशेखर इसे उपाधियां देता है, महाराजा धीराज की, रकुल मुक्तामणि की। 915 ईस्वी में अरबी यात्री जिसका नाम क्या है, अल-मसूदी भारत आता है, और ये भारतीय हवाओं को क्या कहता है, मानसून कहता है। और सर्वप्रथम मानसून इसी ने कहा था भारतीय हवाओं को। और साथ में मैंने बताया कि मानसून की खोज किसने की, हिप्पालस ने। और अगर अपन बात करेंगे कि इसने महिपाल को क्या कहा, बौर कहा, क्या कहा, बौर कहा। और इंद्र थर्ड द्वारा कन्नौज पर इसके समय आक्रमण किया गया, अधिकार किया गया, लेकिन चंदेल शासक हर्ष की सहायता से पुनः क्या कर लिया, अधिकार, किसने, महिपाल ने। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब मित्रों अपन आगे बढ़ते हैं अपने इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए। जब अपन बात करेंगे महिपाल की, तो महिपाल के बाद जो शासक बनता है उस व्यक्ति का नाम क्या रहेगा, राजपाल। अब हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, और वह किस वंश की बात अपन कर रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार की। तो अब एक शासक आता है, और उस शासक का नाम मैंने आप लोगों को बताया, राजपाल है। शासक का नाम क्या है, राजपाल। और राजपाल के बारे में क्या चीज याद रखनी है, यह ध्यान रख लेना, इसके समय क्या होता है, 1018 ईस्वी में मोहम्मद, अब ध्यान रख लेना, 1018 ईस्वी में महमूद या मोहम्मद गजनवी यानी महमूद गजनवी का यहाँ क्या होता है, आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण, महमूद गजनवी का क्या होता है, आक्रमण। अब देखो यहाँ मैंने क्या बताया आप लोगों को कि राजपाल के समय 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी का क्या होता है, आक्रमण। ये राजपाल क्या करता है आपको पता है क्या, ये सोच लेता है कि जीतना तो क्या नहीं है, मुश्किल है ना, जीत तो मतलब हम जीत तो सकते ही नहीं है, तो क्या करें, भागना ठीक रहेगा। तो ये आदमी राजपाल क्या कर लेता है, बिना युद्ध किए हुए भाग जाता है।
अब देखो, जब ये बिना युद्ध किए हुए भाग जाता है, तो जब ये भाग रहा होता है तो चंदेल शासक होते हैं, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। चंदेल शासक, और चंदेल शासक थे, एक का नाम था विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर एवं उसके पुत्र, इस पुत्र का नाम है धंगदेव। विद्याधर व उसके पुत्र धंगदेव द्वारा पकड़कर हत्या कर दी गई, पकड़कर हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई भाई, कौन बताएगा? राजपाल की। बात हमने की है, दोबारा देख लो। इसलिए इसे गुर्जर प्रतिहारों का क्या कहते हैं? भगोड़ा शासक भी इसे कहते हैं, गुर्जर प्रतिहारों का भगोड़ा, ठीक है, क्योंकि यह भाग खड़ा हुआ था। जब आक्रमण कौन करता है? 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा आक्रमण किया जाता है और बिना युद्ध किए हुए भाग जाता है। भाग रहा होता है तो चंदेल शासक विद्याधर व उसके पुत्र धंगदेव द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या। हत्या का कारण स्पष्ट है कि भाई तुम भागा क्यों? तुम्हें भागना नहीं चाहिए था, डटकर क्या करना चाहिए था? मुकाबला करना चाहिए था। तो यह था राजपाल। अब राजपाल से भी हम आगे चलते हैं। राजपाल के बाद जिस व्यक्ति की बारी आएगी वो होगा अंतिम शासक, और वह अंतिम किसका होगा भाई? गुर्जर प्रतिहार का। तो इस व्यक्ति का नाम है यशपाल। क्या नाम है भाई? यशपाल। और यशपाल की जब भी अपन बात करेंगे तो एकमात्र चीज आपको ये याद करनी है, पहली तो है ना, ये एक ही प्रश्न आता है यहां से कि गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश का ये कौन सा शासक है? अंतिम शासक है। कहते हैं कि इसी ही समय यहीं पर कहा जाता है कि अलग अलग दो मिलती है, 1000 है, कुछ तो इस प्रकार लिखा मिलता है कि 1090 है, और कई जगह ये 93 में लिखा होता है 1093 ईस्वी। यहाँ पर क्या होता है? गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश के चंद्रदेव गढ़वाल द्वारा कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर प्रतिहार वंश की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। हमने बड़े ही बेहतर अंदाज से पढ़ा है, हमने एक एक शाखा को पढ़ा है, एक एक बात जहां से प्रश्न आता है उसको भी पढ़ा है। तो मैंने आपको अंतिम शासक बताया यशपाल, गुर्जर प्रतिहार वंश का ये क्या था? अंतिम शासक 1090 से 93 ईस्वी। गढ़वाल वंश का है चंद्रदेव द्वारा, गढ़वाल वंश का ये चंद्रदेव है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? कन्नौज के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। तो ये गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन है? यशपाल है। हमने बेहतर तरीके से पढ़ा है, और इस शाखा की भी हमने बात कर ली है कि यहाँ सबसे पहले नागभट्ट फर्स्ट आया, उसके बाद हमने वत्सराज को पढ़ा, वत्सराज के बाद नागभट्ट सेकंड को पढ़ा, फिर हमने मिहिर भोज को पढ़ा, मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल को पढ़ा, महेंद्रपाल के बाद हमने किसको पढ़ा? अभी हमने महिपाल को पढ़ा, महिपाल के बाद राजपाल को पढ़ा, है ना, और राजपाल के बाद में क्या हमने पढ़ लिया? किसको? यशपाल को। ठीक है, यशपाल का यश क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये थे गुर्जर प्रतिहार। और जब अपन बात करेंगे इन्हीं से संबंधित कुछ और, तो अब मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु इनका बता रहा हूं भाई। जब प्रश्न एक ऐसा प्रश्न यहां से एक प्रश्न आता है, वो आता है क्या कि यह है कि इस गुर्जर प्रतिहार शैली से निर्मित मंदिर कौन सा है, कौन सा नहीं है। जब ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को भी हम क्या करेंगे? हल करेंगे। और वह कैसे करेंगे देखते हैं। पहले मैं बताता हूं, इनकी एक स्पेशल शैली भी हो जाती है, उसे कहते हैं गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार है। और इसे ही मैं एक नाम और देता हूं, इसका नाम है महामारू शैली। क्या नाम है? महामारू शैली। इसका नाम क्या है? महामारू शैली। ध्यान देना,
मैंने इसी शैली के दो नाम बता दिए हैं। एक तो गुर्जर प्रतिहार शैली से कहते हैं, एक महामारू शैली है। यह शैली स्थापत्य कला की है और स्थापत्य कला में हमें मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला में पढ़ना है। तो इस शैली से निर्मित, महामारू शैली से निर्मित प्रमुख मंदिर, निर्मित मुख्य या प्रमुख मंदिर, ठीक है, मैं यहां सीधा लिख देता हूं मंदिर, ठीक है। अब देखो ये जो मंदिर है वो कौन कौन से हैं, इनको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर मंदिर की बात करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इन मंदिरों से प्रश्न आता है। वो मंदिर है हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर। और हर्षद माता कहां पर है भाई, आप सब लोग जानते होंगे, आबानेरी। कहां पर है, आबानेरी। और ये आबानेरी कहाँ है, दौसा। आबानेरी कहां पर है, दौसा में है। तो आपको वैसे याद हो जाएगा, हर्षद माता, आबानेरी, दौसा। ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से निर्मित है। एक बात और याद कर लेना, यह जो आबानेरी है इसे कहा जाता था राजस्थान की चांद बावड़ी, राजस्थान की चांद बावड़ी कहा जाता है, राजस्थान की चांद बावड़ी, ठीक है। ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का है। दूसरे मंदिर की बात करेंगे तो वो मंदिर है हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर है। और हर्षनाथ जो मंदिर है ये भी कहां पर है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, सीकर में है। कहां पर है, सीकर में है। और ये मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली से निर्मित है। उसके बाद भी अपन इन मंदिरों से आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण मंदिरों को ले लेते हैं। एक आपने सुना होगा मक्करकंडी माता का मंदिर है, मक्करकंडी माता। और मक्करकंडी माता कहां पर है ये आपको याद रख लेना है। मक्करकंडी माता निमाज, और निमाज कहां पर है, पाली में है, निमाज पाली, निमाज पाली में है मक्करकंडी माता। अब अपन इससे भी आगे चलते हैं, विभिन्न प्रकार की जो मतलब ये जो मैं आपको वही बता रहा हूं जो मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से निर्मित है। एक अपन बात करते हैं जगत अंबिका माता, जगत अंबिका माता, अंबिका माता। और ये जो माता है सब जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है जगत में है। और जगत कहां पर है, उदयपुर में, उदयपुर, जगत कहां पर है, उदयपुर में है। तो हमें वैसे ही पता चल गया ये मंदिर कहाँ है, जगत उदयपुर में है। किस माता का, जगत अंबिका। और इसे ही कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। ध्यान रखना, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू वही आएगा, तो मेवाड़ का इसे क्या कहा जाता है, खजुराहो, खजुराहो। इन्हें खजुराहो क्यों कहा जाता है, खजुराहो में वहां पर मंदिर है वो है ना, नगन प्रकार की मूर्तियां हैं, यौन संबंधों से परिपूर्ण वहां पर मंदिर है, मूर्तियां उकेरित की गई है। और वैसे ही मूर्तियां हमारे राजस्थान में भी कई स्थानों पर है, तो उनकी खजुराहो की तुलना यहाँ पर की गई है, यह ध्यान रख लेना। तो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद अपन और भी महत्वपूर्ण मंदिर है, एक है नकटी माता, नकटी माता का मंदिर है। और ये नकटी माता का जो मंदिर है वो है जय भवानीपुरा, जय भवानीपुरा। और जय भवानीपुरा कहां पर है, जयपुर में है। जय भवानीपुरा कहां पर है, जयपुर में है इस माता का मंदिर। और वो भी किस शैली से निर्मित है, गुर्जर प्रतिहार शैली से निर्मित है। कौन सी माता, नकटी माता, जय भवानीपुरा, जयपुर, है ना। तो जगदम्बिका हमने अभी पढ़ा, जो कि क्या है, मेवाड़ का खजुराहो ये कहा जाता है। जगत अंबिका वाला मंदिर तो हमने अभी पढ़ लिया है। और अभी मैंने आपको बता दिया मक्करकंडी माता, वो भी हो गया। अब अपन आगे चलते हैं और इसी प्रक्रिया में कुछ और मंदिर है हमारे, उनको भी अपन करते हैं। एक आपने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, वो कौन सा है, कालिका माता का मंदिर। कौन सी माता, कालिका माता, कालिका माता। ध्यान दे, भद्रकाली का मंदिर तो हनुमानगढ़ में है, लेकिन कालिका माता का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़ में है, चित्तौड़ में। और ये जो मंदिर है ये किस शैली का है, गुर्जर प्रतिहार शैली का है। और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। और ये पार्श्वनाथ मंदिर भी कहाँ पर है, जैन मंदिर है। और ये भी चित्तौड़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। तो ये ध्यान रख लेना है किस शैली का है,
गुर्जर प्रतिहार शैली का है। एक और बता देता हूं आपको महत्वपूर्ण, जब अपन यहाँ बात कर लेते हैं एक और माता जी की, और वो माता है हमारी दधिमती माता। ठीक है, कौन सी माता है? दधिमती माता। और दधिमती माता कहाँ पर है भाई? सब जानते होंगे, दधिमती माता। और दधिमती माता का मंदिर है गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद। और ये गोठ मांगलोद कहाँ पर है भाई? आप भी जानते होंगे, नागौर में है। गोठ मांगलोद नागौर, जाइल नागौर। ठीक है, दधिमती माता दादिच्य ब्राह्मणों की कुल देवी है ये। ठीक है, अपन बात करेंगे और उसके बाद इससे भी आगे हम निकलते हैं। दधिमती माता के बारे में चर्चा की है। एक माता जी हमारे हैं सचियाय माता, और सचियाय माता कहाँ पर है? हम सब जानते हैं ओसिया में है। और मैंने एक बात आपको बता रखी है, अगर याद है तो, बहुत अच्छी बता रखी है कि ओसिया है ना, जो कि जोधपुर में है, ओसिया के सारे मंदिर क्या है भाई? प्रतिहार शैली के हैं। सभी मंदिर, मैं ये लिख रहा हूं, ओसिया के जो सभी मंदिर है वो प्रतिहार शैली के हैं। वहां कोई भी मंदिर आ जाए आप याद कर लेना, ये मंदिर प्रतिहार शैली के हैं। इसे गुर्जर प्रतिहार शैली कहते हैं। और महामारू शैली भी मैंने आप लोगों को बताई है। अब कुछ और मंदिर हमारे पास जो बचे हुए हैं उनको भी अपन करते हैं। महादेव जी के मंदिर भी है। एक आता है कामेश्वर महादेव, और कामेश्वर जो महादेव है, कामेश्वर महादेव ये कहाँ पर है? पाली में है भाई। ये कामेश्वर जो महादेव है इनका मंदिर कहाँ पर है? पाली में है। और एक अपने पास आता है खेड़ का विष्णु मंदिर, है ना। ये जो विष्णु मंदिर है ये कहाँ पर है? खेड़ में है विष्णु मंदिर है। और ये मंदिर खेड़, और खेड़ कहाँ पर है? पाली। ठीक है, विष्णु मंदिर खेड़, या खेड़ का विष्णु मंदिर जो कि कहाँ पर है? पाली में है। तो ये मैंने आप लोगों को कितना 11 नंबर बता दिया है। अब इससे भी अपन आगे निकलते हैं, कुछ मंदिरों की और बात करते हैं। एक मंदिर विष्णु भगवान का ही गया, एक है राजौरगढ़ महादेव, राजौरगढ़ महादेव। और ये जो राजौरगढ़ महादेव है इनका मंदिर कहाँ पर है? अलवर में है साथियों। कहाँ पर है? अलवर में है। राजौरगढ़ महादेव का मंदिर किस जगह है? अलवर में है। अब अपन एक मंदिर और बात करते हैं जो कि आप लोग जानते भी होंगे, कनसुआ महादेव मंदिर आपने सुना होगा। कनसुआ महादेव मंदिर, कनसुआ महादेव मंदिर, कनसुआ महादेव। और ये कनसुआ कहाँ पर है? कोटा में है। इसे कनसुआ महादेव भी कहते हैं। तो कनसुआ महादेव कहाँ पर है? कोटा में है। ये इससे भी अपन कुछ और बताता हूँ, गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित जो मंदिर है अपने उनमें। ये एक मंदिर अपने पास और है, वो कौन सा है? आदिनाथ वाला मंदिर है। ये अपने कितने हो गए? 13। ये लो 14 नंबर है। आदि व्राहा मंदिर भी मिलता है, आदि व्राहा मंदिर। और ये आदि व्राहा मंदिर कहाँ है? आहड़ में है। आहड़ है। और आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, तो आदि व्राहा मंदिर है। अब एक मंदिर हमारे पास और भी मिलते हैं कुछ और, वो कौन से? देखो 15 नंबर मैं लिख देता हूँ, लूण वसई व विमल वसई आप सब जानते होंगे। कहाँ पर है? विमल वसई व लूण वसई, ये दोनों ही मंदिर आप सब जानते हो। कहाँ पर है? दिलवाड़ा में है। दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही में है। सिरोही में। दोनों ही मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। अब मैं अंतिम बात आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका नाम मंदिर है और वह कौन सा है? 16 नंबर, वो है सोमेश्वर महादेव, यानी किराड़ू का मंदिर, सोमेश्वर महादेव। और सोमेश्वर महादेव कहाँ मंदिर? ये सोमेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? किराड़ू। हालांकि कई जगह मंदिर है लेकिन मैं किराड़ू वाले की बात कर रहा हूँ, किराड़ू। और किराड़ू आपका ये मंदिर कहाँ पर है भाई? किराड़ू, ये तो बात हम कर चुके हैं। सोमेश्वर महादेव किराड़ू बाड़मेर। और ये जो मंदिर है इसे कहा जाता है
राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है साथियों। अब मैंने यहाँ 16 मंदिर बताए हैं कुल, और उन 16 मंदिरों की अपन चर्चा एक बार पुनः कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने अभी एक इसको दोबारा देख लो। सोमेश्वर महादेव का मंदिर किराड़ू और कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और इस मंदिर को क्या कहते हैं? इस मंदिर को क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का खजुराहो। वो मेवाड़ का था, ये राजस्थान का है, राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो इसे कहा जाता है। ठीक है, दोबारा देख लो। सबसे पहले हर्षद माता, अबानेरी दोसा, उसके बाद मैंने बताया अबानेरी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की चांद बावड़ी। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है, हर्ष भैरव को जानते हो आप लोग। मकरकंडी माता, निमाजपाली, उसके बाद जगत अंबिका माता, जगत उदयपुर मेवाड़ का खजुराहो इसे कहा जाता है। नकटी माता, जय भवानीपुरा जयपुर, कालिका माता चित्तौड़, दधिमती माता गोठ मांगलोद, कहाँ पर है? गोठ मांगलोद नागौर में। उसके बाद पार्श्वनाथ मंदिर, और वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद बात की थी सच्चाई माता की, जो कि कहाँ है? ओसिया में है, जोधपुर बात हो गई। सभी प्रत्याहार शैली से निर्मित है। ओसिया के सारे मंदिर सभी प्रत्याहार शैली से निर्मित है। कामेश्वर महादेव पाली, विष्णु मंदिर खेड़ पाली, राजौरगढ़ महादेव अलवर। और उसके बाद बात की कणसुआ महादेव, कैसे? कणसुआ कैसे? कोटा। आगे मंदिरों का जो बिंदु आएगा कल्चर में, जब हम इसके बारे में सभी के बारे में और पढ़ने वाले विस्तार से। लेकिन यहाँ जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ वो ये थी कि ये जो सारे मंदिर है, आदि वराह मंदिर, आहड़ उदयपुर, विमल साई, वलुणु साई, दिलवाड़ा सिरोही वाले मंदिर, और सोमेश्वर महादेव किराड़ू बाड़मेर, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। ये सारे मंदिर गुर्जर प्रत्याहार शैली, महामारू शैली से निर्मित है। और ये 6वीं से 12वीं शताब्दी की जो शैली है, गुर्जर प्रत्याहार शैली, 6वीं से 12वीं शताब्दी। तो ध्यान रख लेना है, ये प्रश्न भी परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न आता है। मुझे लगता है आपको ये क्लासें अच्छी लग रही होगी। एक एक चीज महीन पहलू जहां से भी प्रश्न आता है, RS प्री तक हम जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये आप क्रम वाइज इसे पढ़ो। जो है ना, पिछली कक्षा को भी देखो, जो लोग देरी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी एक कक्षा से तो कुछ नहीं होने वाला, नौकरी नहीं लगने वाली। ठीक है, तो आपको पीछे यानी कम से कम एक टॉपिक के जो जितने सारे वीडियो है वो आपको देखनी चाहिए, वो क्लासें आपको देखनी ही चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। इसी के साथ मैं आज के मेरे जो शब्द है मैं यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।